देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले अपने तमाम साथियों का, अपने तमाम मेहमानों का, जो मेरे गेस्ट हैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक है, जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस विषय पर हमें बहस करनी है और दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पब्लिक के मंच में हमारे कई सारे साथी जुड़ते हैं। और आज पब्लिक मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे अलीगढ़ से सौरभ चौधरी, सुंदर शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे, आलोक पांडे गोरखपुर से जुड़ेंगे और राजीव नैयर मेरठ से जुड़ेंगे। ये तमाम पब्लिक के मंच में मेरे साथी होंगे जो बहस को धार और रफ्तार देंगे। लेकिन आज बहस का विषय क्या 20वीं सदी के महापुरुषों की क्या हमने अनदेखी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बड़ा मुद्दा उठाया क्योंकि आज उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह वही शख्स है जिन्होंने एमयू के लिए 3 एकड़ जमीन 2 रुपए के लीज पर दी थी और उसी पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रहा है। लेकिन उनका नाम एमयू की चकाचौंध में गुम हो गया। आज उन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर भी खुला है। वो अलीगढ़ जो कभी ताले के लिए मशहूर था, प्रधानमंत्री ने कहा अब वो देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहेगा, चौकस रहेगा और देश की सुरक्षा करेगा। आज इसी पर बहस करेंगे कि 20वीं सदी के कुछ महापुरुषों के साथ, जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वो अपने जमाने के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या उनके साथ हमने अन्याय किया है? क्या ऐसे और महापुरुष है राजा सुहेलदेव जैसे जिनके साथ हमारे इतिहास में अन्याय किया गया, जिनका नाम तक हमारे इतिहास में नहीं जताया गया, ना ही बताया गया? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट। मौका था स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के शिलान्यास का। लेकिन एक बार फिर मंच से सधे हुए शब्दों में 20वीं सदी की भूलों पर विपक्षियों का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला। देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की योगी सरकार की तारीफ करते हुए 21वीं सदी में सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ को अहम भूमिका निभाने की बात भी कही। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महापुरुषों की अनदेखी पर तंज कसते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद किया। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने भी पीएम मोदी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की इनकी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पुरानी है। दरअसल प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि पिछली सदी में कई बातों को नजरअंदाज किया गया था। देश की आजादी के साथ आवश्यक था कि अब देश की जो सारी संस्थाएं हैं, विचारधाराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसका एक नए सिरे से उसका सृजन किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। देश की बहस में चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री ने 20वीं सदी की किन गलतियों पर अब सुधार होने की बात कही है।
और आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं, वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। और आज का सवाल है, क्या 20वीं सदी में महापुरुषों के योगदान की अनदेखी हुई है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज ना करें। सीधे चलता हूं अपने बड़े पैनल के साथ। मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। और थोड़ी देर में ही मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे। तहसीन, सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्या वाकई इतिहास ने 20वीं सदी के महापुरुषों की अनदेखी की है? जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ही ले लीजिए, हमने कितना पढ़ा उनके बारे में इतिहास में? आज तक नहीं पढ़ा। वो तो आज हमको मालूम पड़ा कि ऐसे एक राजा भी थे जिन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल अफगानिस्तान के अंदर 1919 में बनाई थी। ये दीपक भाई शायद बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा और ये भी पढ़ा था कि राजा साहब ने इलेक्शन के अंदर मथुरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया। और उस चुनाव में जब वे जनसंघ, भारतीय जनसंघ के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा है वो इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। देखिए दीपक जी, सवाल ये है कि मोदी जी बात करेंगे कल की, लेकिन मैं बात करूंगा आज की। जब आज मोदी जी हमारे इतिहास की बात कर रहे थे, फिरोजाबाद में हमारे बच्चे मर रहे थे, अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हो रही थी, और आदित्यनाथ जी के पास कुछ है नहीं विकास के लिए दिखाने के लिए, इसलिए न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो उन्होंने तस्वीरें डालते, कभी कोलकाता की, कभी अमेरिका की फैक्ट्रीज की। सवाल ये है कि अब्बा जान पाकिस्तान तालिबान पे चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जानती है उनका समय समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक समय। और मैं आपके शो पे भविष्यवाणी कर रहा हूं। मोदी जी पास्ट की बात करते, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। दीपक जी, जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे, मैं आपके साथ शो पे बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी 99 पार नहीं कर रही है, ये हार रही है। और आज का भाषण मोदी जी का और कल का जो एडवर्टाइजमेंट आदित्यनाथ जी का भाषण अब्बाजान वाला, ये दिखाता है कि दोनों डरे हुए, और यहां से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। ये मेरी भविष्यवाणी है सर। वाकई डाउनफॉल शुरू होगा अपराजिता जी? तहसीन ने तो भविष्यवाणी कर दी है, वो कह रहे हैं 100% डाउनफॉल शुरू होगा। आप तहसीन की भविष्यवाणी को कितना महत्व देंगे? देखिए, ये दूरदर्शी और अंतर्यामी है, मैं क्या कहूं। स्कोरबोर्ड कहेगा। हम बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं और विकास का एजेंडा लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर 312 सीटों से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रही हूं। और जहां तक आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सवाल है, उन्होंने जो अलीगढ़ में किया, मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि आज मुझे लगता है उनका एक बहुत ही सशक्त और महत्वपूर्ण संदेश देश को दिया गया। लुटियन दिल्ली में रहने वाले लोगों को सम्मानित करने की परंपरा इतने सालों से हमारे देश में चली आ रही थी, और 75 सालों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद क्यों नहीं किया? और आज आपने उनके भाषण में सुना होगा, उन्होंने और 3 नाम लिए, महाराजा सुखदेव सिंह जी की, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। ये जो बड़े बड़े महापुरुष जिन्हें अनदेखा किया गया है, उन्हें सामने लाया जा रहा है। आप सोचें कितनी बड़ी बात है। आप छोटी सी बात एक ले ले, मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ, मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें। ये जो हम पद्मा अवार्ड्स देते थे, पद्म पुरस्कार देते आ रहे हैं, इतने सालों में हम देते आ रहे थे। हमें पता था कि इस देश में किन्हें मिलने वाला है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम। और आज के दिन देखिए, इन 7 वर्षों में मोदी जी ने उस परंपरा में परिवर्तन किया, बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया। और आज जो अनदेखे लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जो अनजान हीरोज और हीरोइंस हैं, उन्हें चुन चुन के लाया जा रहा है और सबके समक्ष खड़ा किया जा रहा है। ये क्या छोटी बात है? और आप सब जानते हैं, जहां तक महेंद्र प्रताप जी का सवाल है, उनका जो योगदान रहा है, हम नतमस्तक हैं।
और आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ भारत की नागरिक होने के तौर पर कि उन्होंने ऐसे अनजान हीरो को सबके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, मुझे सीधा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या वाकई हमने 20वीं सदी के महापुरुषों की अनदेखी की है? ये नाम तो अभी अपराजिता जी ने लिए, मैं और कई नाम ले सकता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इतिहास ने उनके साथ भी न्याय नहीं किया। वीर सावरकर, बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्या वाकई इतिहास ने ऐसे लोगों के साथ न्याय किया है? दीपक, सबसे पहले तो मैं अपराजिता जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया अनजान, मैं उनको बता दूं कि राजा महेंद्र प्रताप कभी अनजान नहीं थे। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है और बाद में पढ़ा है, उनको अच्छी तरीके से पता राजा महेंद्र प्रताप कौन थे, उन्होंने किस तरीके से जाके एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। लेकिन यह एक अलग सवाल है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की गाथा, और बहुत बड़े शब्दों में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर हेडगेवार जी की क्या धारणा थी। सिर्फ मैं कोट कर रहा हूं, एग्जैक्टली वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जिसको प्रधानमंत्री जी, जिसको मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी गाथा कह रहे थे, उसको हेडगेवार ने 1936 में कहा था शैलो नेशनलिज्म। मैं अगर कहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। Programs born out of momentary enthusiasm and outburst of mercurial emotions and described all such attempt to overthrow the British rulers as shallow nationalism, एक छिछला राष्ट्रवाद, जिसको इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इनके अपने ही जिन्होंने आरएसएस का गठन किया, वो उस राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद मानने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे मोमेंट्री, क्षणिक आवेश में जो लोग निकल आते हैं उसको किस किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और सिर्फ एक बार नहीं कहा उन्होंने, तो इसके बाद आप फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पैट्रियोटिज्म इज नॉट ओनली गोइंग टू प्रिजन, इट इज नॉट करेक्ट टू बी कैरीड अवे बाय सच सुपरफिशियल पैट्रियोटिज्म। यानी जो सुपरफिशियल पैट्रियोटिज्म, यानी जो राजा महेंद्र प्रताप ने जो त्याग किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग किया, जो भगत सिंह ने त्याग किया, वो सब लोग राष्ट्रवादी नहीं थे, छिछले राष्ट्रवादी थे। वो सब लोग सस्ती देशभक्त। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिन्होंने आरएसएस का गठन किया वो कह रहे हैं। अब आप आज की तारीख में आप बड़े बड़े शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि हम तो इतिहास में उनका नाम भूल गए। हकीकत यह है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में अगर जाट समुदाय अगर नाराज नहीं होता, तो कदापि 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 राजा महेंद्र प्रताप का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती। और मैं पहली बार मुझे पता चला कि राजा महेंद्र प्रताप जाट थे। यह है ये है दर्शन कि उन्होंने एक इतने बड़े राष्ट्रवादी को, इतने बड़े देशभक्त को, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को उन्होंने सिर्फ एक जाट नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, ताकि आने वाले चुनाव में उनका उदाहरण। मैं चाहूंगा कि अपराजिता जी सवाल का जवाब दे कि बी हेडगेवार ने क्यों जो राष्ट्र की इतना बड़ा आंदोलन था उसको छिछला राष्ट्रवाद कहा था, उसको सुपरफिशियल पैट्रियोटिज्म कहा था। आप ही का सवाल अपराजिता जी के पास ले जाता हूं। अपराजिता जी, क्या डॉक्टर हेडगेवार जी ने वाकई छिछले राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको आशुतोष कोट कर रहे पुस्तक से? ये आशुतोष जी का कोटेशन लग रहा है, हमें दिखाएं, बताएं कहां से इन्होंने ये कोटेशन लिया है, जरा हमारे साथ साझा करें। कैसे विश्वास करूं? ये किताब दिखा रहा हूं मैं आपको अपराजिता जी, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये बात है 1936 मार्च 24 मार्च 1936 संघ स्थापना विधि कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने लिखा है, और यह बाकायदा आरएसएस के लोगों ने के बीच बांटा गया है। पूरा पढ़ के सुना दूं। संघ must stay away from the programs born out of momentary enthusiasm and outburst of mercurial emotions. Association with such programs will only harm the stability of the संघ। अगर उन्होंने सुन लीजिए, हेडगेवार जी ने यह भी कहा कि अगर इस आंदोलन से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो संघ की जो स्टेबिलिटी उससे दूर हट जाएंगे। तो सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्र आजादी की लड़ाई में आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वो उसको राष्ट्रवाद मानते ही नहीं थे, क्योंकि उसका पैट्रियोटिज्म मानते ही नहीं थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं अपराजिता जी से, जवाब ले लेते हैं और उनको पूरा मौका देते हैं जवाब देने का। बताइए अपराजिता जी, आशुतोष के स्तर पर क्या कहेंगे? आशुतोष जी से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप जी को सामने लाना, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत करना,
गलत है क्या? ये जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से इतिहास के पन्ने उखाड़ रहे हैं और किसी इतिहास की किताब को हम सबके समक्ष रख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पदक्षेप लिया अलीगढ़ में, वो सरासर गलत था। अगर हम आज 21वीं सदी में 20वीं सदी की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी तो अच्छी बात बोले, कभी तो स्वीकारें। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखिए हमारी सोच में कितना फर्क है, इसे आप देखें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई थी तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने भूदान किया था और उनके योगदान को कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीवारों पर लिखा नहीं गया, आप ये याद रखें। और अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सैयद अहमद खान, उनका जो योगदान था वो उसके प्राचीर में, उसके पत्थरों में लिखा हुआ है। ये कितनी बुरी बात है। और जहां तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सवाल है, आप सब जानते हैं कि काशी नरेश के योगदान को सिर पर रख के पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्व हिंदू परिषद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसके पत्थरों में काशी नरेश का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए सोच में कितना फर्क है। मैं सिर्फ दरख्वास्त करना चाहती हूँ हमारे पूनावाला साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और आशुतोष जी को, आज जो ये कार्य हुआ यह सराहनीय है या नहीं है? अगर हम लुटियन दिल्ली के लोगों को सम्मान देते फिरे तो ये क्या सही है? ठीक है, जो मैं तहसीन के पास चलता हूँ, इसी बात को लेकर तहसीन के पास चलता हूँ। तहसीन मुझे बताइए, क्या गलत किया अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई? क्या गलत हुआ बताइए, ये सवाल उठा रही है अपराजिता जी। अपराजिता जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन मेरी दरख्वास्त होती बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और एमपी से, आप व्हाट्सएप पर हिस्ट्री पढ़कर ना आइए, आप आशुतोष जी की तरफ किताब पढ़कर हिस्ट्री आइए। तो मैं एएमयू की इतिहास आपको संक्षेप में बता देता हूँ। राजा साहब ने शर्त रखी थी कि जब एएमयू को उन्होंने कुछ जमीन दान की और कुछ उन्होंने लीज पर दी, उनका नाम उस एएमयू यूनिवर्सिटी उनके नाम पर ना हो, लेकिन चेतन प्रताप जी जो उनके बेटे हैं वो कहते हैं कि एएमयू ने जो सिटी स्कूल की स्थापना की, जो आज भी मौजूद है, वो सिटी स्कूल राजा साहब के नाम पर है और वो जमीन वो राजा साहब के नाम पर आज भी है और जमीन भी राजा साहब ने डोनेट किया था। और एएमयू 1000 एकड़ का कैंपस है, उसमें राजा साहब ने कुछ डोनेशन दिया था, कुछ जमीन उन्होंने रेंट पे दी, तो ये शर्त रखी। तो प्लीज आप नेशनल चैनल पर आकर गलत बातें ना कीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमें राजा साहब के बारे में सीखना जरूरी, बेहद जरूरी, इसलिए जरूरी है क्योंकि राजा साहब जब अफगानिस्तान में जब उन्होंने पहली गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी, वो जानते हो उनकी मदद किसने की? महात्मा गांधी, किसी आरएसएस के व्यक्ति ने नहीं। और आपको आगे की बात बता दूं, 1932 में वो नोबेल प्राइज के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया था और 1925 में वो तिब्बत भी गए और दलाई लामा के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और दलाई लामा के बहुत अच्छे संबंध जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। ये राजा साहब तो बीजेपी और वाजपेयी को हराने वाले थे, ये लोग कहां से आगे अपनी लेगेसी क्लेम करने वाले? इन लोगों ने तो राजा साहब जैसे लोगों का अपोज किया था और आज भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर राजा साहब के बारे में गलत बातें कर रहे। ये तो दुर्भाग्य की बात है सर। ठीक है तहसीन, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन ये भी एक हकीकत है और ये भी एक सत्य है जिसको हमको स्वीकारते हुए नहीं हिचकना चाहिए कि आज तक 75 साल के अंदर राजा साहब के नाम पर किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई। ये भी एक सत्य है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। संगीत रागी जी, आपसे जुड़ने से पहले आशुतोष कह रहे थे कि हेडगेवार जी ने कहा कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो छिछला राष्ट्रवाद था, क्या यह हकीकत है? देखिए, मुझे पता नहीं है कि आपके मित्र आज इतने बड़े उखड़े हुए क्यों हैं। उनका चेहरे का जो तस्वीर जो उभर करके आ रही है, बहुत गुस्से में है। अरे भाई, एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इस पर इतना उससे आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको लगता था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो भारतीय जनता पार्टी से चला गया है,
शायद अब इनको थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, कि उसमें कुछ जो ये पूरा सत्यहिंदी.com पर एक महीने पिछले 4-6 महीने से जो अभियान चला रहे थे, उसमें शायद कुछ लग रहा है कि इनको डेंट मार गया है। ये महसूस हो रहा है। ये चेहरे की हंसी नहीं है, ये कुछ और बयां करती है। बहरहाल देखिए, मुझे आपकी बात सुन के बहुत हंसी आ रही है संगीत जी, और आशुतोष भी हंस रहे हैं। देखिए वो जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए दीपक जी, जब हम आज भी ये कहते हैं, और मेरा आज भी मानना है कि भारतीय राष्ट्र का जो मूल चेतना था, उस मूल चेतना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खत्म कर दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के समय भी एक दो परंपरा थी। एक बंकिम विवेकानंद की परंपरा थी जिन्होंने भारत को परिभाषित किया। दूसरी एक परंपरा थी जिसे नेहरू की परंपरा हम बोल सकते हैं। वामपंथियों की एक अपनी परंपरा थी, उस रूप से उन्होंने देश को परिभाषित किया। जो बंकिम विवेकानंद महर्षि अरविंद की जो परंपरा का भारत था, उस भारत का खात्मा कर दिया इन्होंने। उनको लगता था, उनको हेडगेवार जी को था कि हिंदू ज्यों-ज्यों कमजोर होगा, जहां-जहां होगा, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कह रखा है, वो बाल्कनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। और ये आज भी उनकी भविष्यवाणी जो उस महामानव ने उस समय किया था, 1931 और 32 में उन्होंने जो कहा था, परम पूजनीय हेडगेवार जी ने, वो आज भी 100% सही है। जो हिस्सा जिस हिस्से से हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि फिसिपेरस टेंडेंसीज, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, वहां अलगाववाद बढ़ा है, और वही हिस्सा भारत से कट करके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश का आज निर्माण हुआ। आज वही आंदोलन, क्योंकि हमने पिछले 70 साल में भारत की जड़ों को मजबूत नहीं किया। भारत में विविधता कितनी है, हम इसको बराबर जिक्र करते रहे, लेकिन ये वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हुए हैं, वो अक्सर गांधी को कोट करते हैं। उसी गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा कि हमारे पुरखे बड़े मूर्ख नहीं थे, जिन्होंने सेतुबंध रामेश्वर से लेकर के मठों की स्थापना की, पिलग्रिमेजेस की स्थापना की। वो चाहते तो, उनको पता था कि भगवान और ईश्वर की आराधना घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे भारत का दिग्दर्शन था। उन्होंने एक और भी बात कहा कि पश्चिम के आने से पहले भारत एक राष्ट्र था। अब जब हम लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रपिता उनको मत बोलिए, क्योंकि ये राष्ट्र बड़ा सनातन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पढ़ लेते हैं। क्या नेहरू ने भारत की सनातन परंपरा को 5000 साल पहले नहीं खींचा है? ठीक है। अब इनको समस्या, हेडगेवार जी ने उसी बात को जिक्र किया। आप हिंदू इस भारत का मन है, हिंदू भारत की चेतना है, नहीं तो आप इसे तालिबान में कन्वर्ट करते हुए देर नहीं लगेगी साहब। ठीक है, मैंने एग्री किया। देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के बाद 70,000 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा। 70 महिलाओं के साथ या तो उनके साथ बलात्कार किए गए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। एक दूसरा कश्मीर पश्चिम बंगाल के अंदर खड़ा हो गया, क्योंकि वो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का अड्डा बन गया है। आपके इसी तर्क को मैं आशुतोष के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले राजीव नैयर मेरठ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कहेंगे, क्या वाकई इतिहास ने कई महापुरुषों की अनदेखी की है? जी सर, नमस्कार। मैं आज आपके साथ जुड़ा, मेरा सौभाग्य, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे आज जो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है श्री मोदी जी ने, बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे महापुरुषों का, राष्ट्रीय नायकों का इतिहास में छुपाया गया है, और कुछ चंद लोगों का ही गुणगान किया गया है। ठीक है, मैं आप ही की बात को आशुतोष के पास ले चलता हूं। आशुतोष, आप नहीं मानते कि एक वामपंथी विचारधारा से हमने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को देखा, जिसमें कई एब्रेशंस थे? इसको तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते।
आशु का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इसी सवाल को तहसीन के पास ले चलता हूं। तहसीन बताइए। बीजेपी फेक हिस्ट्री फैलाते रहती है। इनके पास इतने कोई इतिहास में कोई लोग नहीं जिन्होंने स्वतंत्रता या आजादी के लिए लड़े, तो इस तरह की झूठी बातें करते हैं। अक्सर 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल का और प्रधानमंत्री। बड़े अफसोस के साथ सर आपके शो पे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इतनी गलत बात करते पटेल जी को लेकर, इतनी झूठ बात करते। और कभी अगर पटेल और बोस पर डिबेट हुआ उस पर, तब मैं आपको सारे फैक्ट्स भी सामने ले आऊंगा। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान था, सिवाय एक संगठन जो है हिंदू महासभा और आरएसएस। इन्होंने महात्मा गांधी के पीठ में छुरा खंजर डाला। और महात्मा गांधी 1946 में कहते, 1947 में कहते, जब गोलवलकर जाते गांधी से मिलने, कि he had blood on his hands। गोलवलकर ने जो भाषण दिया 1947 में दिसंबर में दिल्ली में, सर जहां आपसे बैठे उसे कुछ किलोमीटर दूर, उस भाषण में गोलवलकर कहते, और मैं गोलवलकर को कोट करता हूं कि जो भी आदमी हो, गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहते, जो भी आदमी पाकिस्तान का साथ देगा उसको हमें रास्ते से हटाना होगा। और होता क्या है? कुछ दिन बाद जनवरी 30 को गांधी की हत्या होती है, और उस हत्या में आरएसएस मिठाई बांटती है। दिस इज रिकॉर्डेड। और उसके बाद आरएसएस ये प्रॉमिस करती है वल्लभ भाई पटेल को कि हम देश के संविधान को मानेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे। उनको बैन करने वाले वल्लभ भाई थ्योरी लिख दी। इससे आपने तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिख दी। सर अगर सर एक सेकंड, एक लाइन, दिस शुड कम आउट इन अ बुक। सर ये बुक से ही कह रहा हूं, अगर इसमें कुछ भी गलत है, मैं संगीत सोम जी, मैं सोम जी और मैं मैम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझ पे डेफेमेशन का केस करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आरएसएस ने मिठाई बांटा था दिल्ली के अंदर गांधी की हत्या पर, मिठाई बांटी थी आरएसएस ने। ठीक है, अपराजिता जी से पूछता हूं, फिर आशुतोष के बाद चलूंगा। आशुतोष सवाल आपसे था। हाँ ठीक है, बोलिए, कंप्लीट करिए। तुषार गांधी कहते कि महात्मा गांधी पर 4 अटेम्प्ट्स थे मर्डर के। 3 हुए ब्रिटिश राज्य में और 4था हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में। और चारों में एक कॉमन फैक्टर था, 3 कॉमन फैक्टर थे, आरएसएस, गोडसे और आप्टे। और गोडसे और आप्टे को पहचानने वाले मेरे दोस्त के दादा काका गाडगिल थे। इन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल करने के लिए मुसलमान का वेश डाला था, आप ये भी जानते हो। और उनको काका गाडगिल ने पहचाना। कि इस लेवल के देशद्रोही है। संगीत रागी जी आपका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपराजिता जी के पास जाऊंगा। आशुतोष से सवाल पूछा था लेकिन उनका फोन डिस्कनेक्ट था। संगीत रागी जी बताइए। तहसीन ने पूरा बता दिया कि कैसे आरएसएस गांधी जी की हत्या के अंदर शामिल था, कैसे उन्होंने मिठाई बांटी, कैसे उन्होंने 3 अटेम्प्ट कराए, 4थे अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए। अच्छा, एक कथन तो यह भी है कि शायद नेहरू जी को गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। तो नेहरू जी को शायद ये लगा कि शायद प्रधानमंत्री तो रह नहीं पाएंगे, तो शायद नेहरू जी को तो आईबी रिपोर्ट करती थी, तो कहीं नेहरू जी ने ही तो गांधी जी को नहीं खत्म करवाया। यह भी एक संदर्भ चलता है, इसका विश्लेषण करेंगे। बहरहाल जो बिल्कुल करूंगा, लेकिन आपका एक सेकंड सुन लीजिए, अभी आपका ये भी झूठ मैं बोल देता हूं, यहाँ पर भी अपनी बोल देता हूं। सुन लीजिए, झूठ नहीं बोलना है। दीपक जी का शो बहुत ही प्रसिद्ध शो है, झूठ नहीं बोला। सुन लीजिए, आपने मेरी बात सुनी, आपने झूठ कहा। और शायद आपने हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा है, और यदि पढ़ते तो नाथुन राम गोडसे के बारे में भी जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, वह भी आपको कहने का साहस होना चाहिए इस देश के लोगों को। हमारे मित्र आशुतोष कई बार कहते हैं, इसी चैनल पर एक बार दीपक जी कह रहे थे, आपने उनको नाथुन राम गोडसे को आपने आतंकवादी नहीं कहा। मैंने कहा आशुतोष जी, आप पत्रकार ही नहीं हैं, एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं और साथ साथ लेखक भी हैं। एक टेररिस्ट तालिबानियों का तो आप शिकायत नहीं करते हैं, उसके खिलाफ तो आप चुप्पी बांधे रहते हैं, कभी सवाल नहीं उठाते हैं कि इस देश का एक भी मौलाना जो है वो तालिबान को आपके खिलाफ में आकर के सड़कों पर उतर करके नहीं कहा कि जिस इस्लाम की व्याख्या है वो मानवता के लिए कोड है, हम उस इस्लाम को खारिज करते हैं, क्योंकि ऐसे में देवबंद को खारिज करना पड़ेगा। और आशुतोष कैसे खारिज करेंगे? इनकी सारी जो वैचारिक संपन्नता है,
इनकी जो शारीरिक वैचारिक निष्ठा है, ये जो सेकुलरिज्म का, ये चोला उखड़ जाएगा। फिर दीपक जी आप कहां से ढूंढ करके इनको लाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष बताइए, क्या देवबंदी मानसिकता जो तालिबान के पीछे वैचारिक थॉट है, आप उसको कंडेम करेंगे? आशु, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि संगीत रागी जी कह रहे हैं कि आप उस देवबंदी मानसिकता को खारिज नहीं करेंगे जो तालिबानी सोच के पीछे है, क्योंकि वो आपकी पॉलिटिकल पूंजी है, वो आपकी वैचारिक पूंजी है। क्या आप कंडेम करेंगे उस देवबंदी मानसिकता को जो तालिबान के पीछे है? और मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए हैं। तहसीम, आशुतोष तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। ये सवाल सीधा आपसे, बताइए, जवाब दीजिए। मैं पहले संगीत रागी जी की एक चीज का जवाब दे दूं। संगीत रागी जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को डिसबैंड करना चाहिए। इसमें इससे बड़ा झूठ कहीं कुछ नहीं है। गांधी जी का जो लास्ट आर्टिकल था, द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, 48 आवर्स पहले हरिजन में जो आया था, उनके जब आतंकवादी गोडसे और आतंकवादी आपते ने उनका कत्ल किया, उसके पहले जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, जो फाइनल आर्टिकल था, उसमें लिखते, और मैं गांधी को कोट करता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड विच हैज आफ्टर मेनी पॉलिटिकल बैटल्स फॉट फॉर नॉन वायलेंट वे टू फ्रीडम कैन नॉट बी अलाउड टू डाई। इसे मरना नहीं देना चाहिए। जो आर्टिकल की वो बात करते हैं, गांधी जी के सेक्रेटरी ने इसे क्लैरिफाई किया, वो ड्राफ्ट आर्टिकल था, और उस ड्राफ्ट आर्टिकल में गांधी लिखना चाहते थे कि अब कांग्रेस की भूमिका फ्रॉम अ फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, लेकिन वो कैंसिल करते, ये उनका आखिरी आर्टिकल था। लेकिन फिर से आरएसएस झूठ के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि इनका कोई योगदान ही नहीं है आजादी की लड़ाई में। आपका जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूं सर। आपका प्रश्न ये है, तालिबान, हिंदू, मुसलमान, अब्बा जान, सुन लीजिए ना सर, आप सुन लीजिए सर, मेरी सुन लीजिए। आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, सुन लीजिए। जानकारी दे दूं कि जिसे बनवासी कल्याण आश्रम कहते हैं, रमाकांत देशपांडे थे। वो 1942 के भी ये में स्वाधीनता के आंदोलन के साथ खड़े थे, और उन्हीं को उठा करके बनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना के लिए और कोई नहीं गया था। आप ही के चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला जी ने उनको प्रेरित किया था। ये क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ थे। राष्ट्रीय सेविका समिति के जितने भी उस समय के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, वे सारे आंदोलन से जुड़े हुए थे। एक और बात आपको बता दूं, जब 1947 के बाद कत्लेआम मचा रहा, ये बात तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भाग करके सड़कों पर से उनकर करके सुन लीजिए आप जवाब सुनिए। पाकिस्तान के अंदर आर्य समाज, हिंदू महासभा और आरएसएस, यही 3 संगठन थे जिन्होंने सिक्योरिटी कमिटीज बनाई थी। कभी आप फाइल पढ़ लीजिएगा, नेहरू के लाइब्रेरी में वो सारे फाइल पड़े हुए हैं। आपको मेरा सलाह है कि एक बार वो निकाल करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आपको अगले ये में भेज देंगे, ताकि डिबेट में उसको आप भी पढ़ करके आइएगा। ठीक है सर, आप मेरी बात सुन लीजिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरएसएस के लोग रेवोल्यूशनरी थे, बिल्कुल सही, लेकिन वो रेवोल्यूशन में थोड़ा चूक गए थे। वो रेवोल्यूशन 1942 में महात्मा गांधी के खिलाफ कर रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी को धोखा दिया। ये तो बात अब साबित हो चुकी है, इसमें हम डिबेट नहीं कर सकते। तो ऐसा हो गया 2 + 2 4 आपको मालूम, तो आप उसको प्रूव। सर आप सुन लीजिए, आपने आर्य समाज की बात सुन लीजिए सर। बिल्कुल सही कहा, जो पाकिस्तान से लोग आए थे शरणार्थी इधर, आर्य समाज के लोग ने उनकी सेवा की। उनमें कौन था सर? मेरे वाइफ के परिवार, वडेरा के लोग, वडेरा परिवार ने उनकी सेवा की। और आरएसएस के लोग मुरादाबाद आते थे, और हम लोगों ने और मेरे परिवार के लोग ने उनको श्रेय दिया। तो अगली बार आप जब वडेरा परिवार को गाली देंगे, समझे कि आरएसएस के लोग ने उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने मुरादाबाद में अस्पताल, अरे सुन लीजिए सर सुनिए, अरे बिल्कुल देते हो, अस्पताल उन्होंने डाला, उस वक्त अस्पताल डाला, फूल डाला, और जो देश की सेवा के वो उन्होंने किए सर। अब आप समझ लीजिए, वडेरा परिवार की तो हम प्रशंसा करते हैं तहसीन। थैंक यू सर, वेरी गुड। उन्होंने तो विश्व हिंदू परिषद को भी कुछ फिर आप झूठ मत विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के साथ थे, लेकिन वो सब साफ हो गए, सारे परिस्थितियों से गायब हो गए। पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हुए। आज भी स्कूल चालू है, आज भी अस्पताल चालू है मुरादाबाद में। कभी आइए सर, आपको ले जाऊंगा मैं। चलिए, आज भी चालू है, और आज भी आरएसएस के लोग वहां पे एडमिशन करवाते हैं।
ठीक है, और अजीज सब खान हमारे साहब refugees और को उन्होंने आशुतोष, संभाला दो है। लोग। आशुतोष, मैं लगातार आपसे सवाल पूछ रहा था, आपका कनेक्शन कटा हुआ था, लेकिन मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बहुत ज्यादा वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहा है, जिसके चलते कई सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया, अपने ढंग से लिखा गया, क्योंकि इतिहास आप और मैं नहीं लिखते, इतिहासकार लिखते, जिनकी अपनी एक विचारधारा होती। ये अनर्गल आरोप है। ये आरोप आरएसएस के द्वारा प्रतिपादित है, क्योंकि आरएसएस का एक भी आदमी स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला नहीं था, सिवाय हेडगेवार साहब के। वो भी 2 बार जेल गए, 1920 में और 1930 में। जब 1930 में जब वो जेल गए, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं आरएसएस, एक मिनट संगीत जी मुझे बोल लेने दीजिए। 1930 में जेल गए थे, तब उन्होंने कहा था कि आरएसएस का कोई आदमी इसमें हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। और उसमें अभी राजा महेंद्र प्रताप के बारे में बात, मेरे मित्र आप पढ़े लिखे हैं, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपसे ईमानदारी की उम्मीद थी। आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, बताइए। आपसे तो कम से कम मैंने ईमानदारी आपसे हम चाहते थे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये बौद्धिक बेईमानी है आशुतोष। दो बातें मैं कह देता हूं। पहली बात, जिस राजा महेंद्र प्रताप के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी अगर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ सीख ले तो बहुत बड़ी बात होगी। जब 1915 में उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, तो उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त किया? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया भोपाल के बरकतुल्ला खान को। आज भारतीय जनता पार्टी के, मजेदार बात है, और वो जिहाद की बात कर रहे थे। बोलने दीजिए महाराज, बोल तो लेने दीजिए। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? परेशान क्यों होते हैं? ठीक है, तो अब ये अगर आज आरएसएस बीजेपी की सरकार है, 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक भी उसमें मुस्लिम नहीं है। ये अगर आप इतना ही सीख लेते अगर आप महाराजा महेंद्र प्रताप से, तो आज आप हिंदुस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन पे आपका नाम होता। मैं एक ही सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे बता दीजिए कि गोलवलकर कब और कितनी बार जेल गए थे? कब और कितनी बार जेल गए थे? किस सन में जेल गए थे? जरा मुझे बता दिए। मैंने हेडगेवार साहब के बारे में कहा साफ तौर पे, उन्होंने 1936 में कहा कि ये छिछला राष्ट्रवाद है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। Patriotism is not only going to prison, it is not correct to be carried away by such superficial patriotism. Yes, ये हेडगेवार साहब के शब्द हैं। यही बात महर्षि अरविंद ने भी कहा था। यही बात महर्षि अरविंद ने भी कहा था। ये बात महर्षि अरविंद ने भी कहा था आशुतोष। राष्ट्रवाद कह रहे हैं, जिस राष्ट्रवाद पिछला राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये बात महर्षि अरविंद ने भी कहा था, और महर्षि अरविंद ने भी कहा था। आप गांधी जी पर महर्षि अरविंद की टिप्पणी भी बता दीजिए। गलत बात नहीं। अगर वो राष्ट्रवाद छिछला था, अगर वो आजादी की लड़ाई सतही थी, तो आज क्यों की गाथा गा रहे हैं आप लोग? आपने तो भारत का, आपने जो 11 सितंबर 1948 को जो सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर को चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या लिखा था? उसमें यही लिखा था कि मुझे जानकारी मिली कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी गांधी जी की हत्या के बाद। ये जो है हिंदुओं की तो रक्षा करते हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पे आते हैं, ये न जाने इनके अंदर क्या समा जाता। ये मैंने तो नहीं लिखा, ये तो सरदार पटेल ने लिखा 11 सितंबर 1948। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने विश्वमन किया, जिस तरीके से नफरत फैलाई, उस नफरत ने गांधी जी की हत्या की है। अब आप कह लीजिए कि नहीं गलत है। मैं तो आप उनको कौन सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं। एक क्विक जवाब संगीत रागी जी, एक क्विक जवाब, उसके बाद गोपाल जी भी जुड़ गए, अजीज खान साहब भी जुड़ गए मेरे साथ। ऐसा है आशुतोष जी, ये बड़ा अच्छा होता है पत्रकारों के लिए सिलेक्टिव उठा करके, लेकिन आपने ये नहीं बताया इस देश को कि उसी सरदार पटेल जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है और इसको कांग्रेस के साथ आकर के काम करना चाहिए। सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई ना? सुन लीजिए, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई। शुरू हुआ ना, आपको अरे भाई, आप अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेते हैं तो आपको सब राष्ट्रभक्त कहते हैं, सब आपको राष्ट्रभक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। आप तो उस आजादी की लड़ाई को सही राष्ट्रवाद कह रहे थे। अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रहा था कि भारत की प्रज्ञा, भारत की सनातन चेतना, भारत की सनातन चेतना में तालिबानी इस्लाम नहीं है, और तालिबानी इस्लाम को जिन्ना के इस्लाम को मान्यता दिया जा रहा था।
उसका विरोध क्यों नहीं होता? ठीक है। मेरे एक दर्शक सौरभ चौधरी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। बहुत दिलचस्प बहस है और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक बड़ी इंटेलेक्चुअल बहस चल रही है जिसमें ज्यादा चीख चिल्लाहट नहीं है, लेकिन अपने अपने पॉइंट, चाहे आशुतोष जी हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, चाहे अपराजिता जी हो, और अब गोपाल जी और डॉक्टर खान जुड़ गए हैं, तहसीम जुड़े हुए हैं, वो सब रख रहे हैं। सौरभ अलीगढ़ से, सौरभ बताइए आज के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में और जो उन्होंने घोषणा की है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी की, उसे आप कैसे देखते हैं अलीगढ़ वासी होने के नाते? मैं निश्चित रूप से, मैं वह छात्र नेता हूं, वह छात्र हूं। जब मैंने 10 साल और 11 साल पिछली सरकार इस उत्तर प्रदेश की सपा की और बसपा की काल में लाठियां खाई, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों के जख्म उन सरकारों ने दिए। आज निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे देश की सेना किसी अन्य देश की सेना पे फतेह करके जश्न मनाती है, इस प्रकार का जश्न की अनुभूति हम कर रहे हैं। और जब मोदी जी ने उस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का बटन दबाया तो मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि वो हमारे संघर्ष का बटन दब रहा है। निश्चित रूप से बहुत बहुत आभारी हैं हम योगी जी के और मोदी जी के, जिन्होंने हमारे जख्मों पे जो लाठियां पिछली सरकारों में सपा और बसपा ने दी, जो मुकदमे उन्होंने हमको दिए, उस पर मरहम लगाने का काम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ने करने का काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आपने दो टूक से अपनी राय रखी। मैं सीधे चलता हूं यहाँ से डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान, मुझे बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल, क्या अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए? आपका क्या व्यू है? क्योंकि बात अलीगढ़ की हो रही है, से भी पूछना चाहिए। ये सवाल बीजेपी से भी जरूर पूछूंगा मैं। दीपक जी, सबसे पहले सवाल तो 7 साल से केंद्र में है, बीजेपी है, उससे भी पूछ लेते, वो बता देती कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आज जिस मुद्दे पे चर्चा हो रहा है, मैं उससे भी जरा चर्चा कर लूं कि आज लगातार मैं देख रहा हूं, अभी साहब संगीत रागी साहब तमाम बातें कह रहे थे आरएसएस के बारे में और पटेल जी के बारे में। मैंने सुना, अरे पटेल जी ने तो ये भी कहा था कि आरएसएस की जो विचारधारा है और आरएसएस के जो लोग हैं वो इस देश के लिए बहुत हद तक है, खतरनाक है, ये भी कहा था। शायद ये बात कोट नहीं की इन्होंने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं साहब कि आज जो अलीगढ़ में जिस तरीके से एक जश्न का माहौल था, यह माहौल पहले भी हो सकता था दीपक जी, पहले भी हो सकता था, लेकिन वो गाना है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। साहब आप समझे कि 20वीं सदी की जो भूल थी वो इन्होंने चुनावी कमल के फूल से उसे खत्म करने की कोशिश की, उस भूल को। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो कहा था कि साहब 20वीं सदी की भूल है, उनको यह भी पता होना चाहिए कि वो उनके एक बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके लिए भी उन्होंने शिलान्यास उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गजरिया फार्म जो सिटी हम लोग बना रहे थे, उसमें इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वो किया था। 5 फरवरी 2017 में उन्होंने घोषणा किया था, ये घोषणा किया था। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आज तक वो मेडिकल कॉलेज का जो शिलान्यास हुआ था वो कहां है, कुछ अता पता नहीं है। लगातार घोषणाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं। 1768 स्कीम प्रोजेक्ट पूरी तरह से देश में लागू किया माननीय मोदी जी ने, लेकिन उसमें 925 ऐसे हैं जो जमीन पर आज तक नहीं उतरे, और जो 479 जमीन पर उतरे भी इतना लेट हो गया कि 4.4 लाख करोड़ रुपया उसमें एक्स्ट्रा लग रहा है। ये है शिलान्यास, ये है शिलान्यास की स्थिति और यह घोषणा की स्थिति। आज जो चुनावी घोषणा हो रहा है, चुनावी घोषणा दीपक जी, मैं 20 सेकंड और ले लूंगा। आज इसी चुनावी मंच पे अलीगढ़ में 17 में एक चुनावी मंच और लगा था माननीय मोदी जी का, और घोषणा किया था कि 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान करवा देंगे। मोदी जी ने वायदा किया था, और 14 दिन के बजाय 12,500 करोड़ रुपए आज बकाया है किसानों का। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था जो किसान लोन लेगा उसी अलीगढ़ में, कहा था यही धरती है, उसको ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। किसको क्या दे दिया गया? जब किसानों के डंडा की मार पड़ी, आज किसान पूरी तरह से चौराहे पे खड़ा है, इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आज राजा महेंद्र सिंह याद आ गए। ठीक है, मैं सीधे गोपाल जी से यही सवाल पूछता हूं। गोपाल जी, आप लोग राजा जी को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में आपकी हालत खराब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके हाथ से सियासत की जमीन खिसकती जा रही है किसान आंदोलन के चलते, और यही आरोप डॉक्टर अजीज खान लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी। नहीं, चलो किसी भी कारण याद तो आए। कांग्रेस को गांधी जी क्यों इतने दिन तक याद आते रहे, क्या था? तो बात ये नहीं है कि कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा कोई याद भी नहीं आता। तो असली बात ये है
कि जो देश में आज़ादी के समय और अलग अलग समय पे जो अलग अलग लोगों ने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, एक तरीके का पूरा इतिहास कांग्रेस के उसके बाद के सत्ता में जो आए लोगों के टाइम से उन्होंने एक तरीके का इतिहास लिखा। और वह कोई भी बहुत सारे लोग जिनका कंट्रीब्यूशन था स्वतंत्रता संग्राम में, या वो जो कांग्रेस की विचारधारा को या उनके अपने जो इंटरेस्ट है पॉलिटिकल उसको सूट नहीं करता था, उसको उन्होंने दबा के रखा और उसको इग्नोर किया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है उसमें केवल महेंद्र प्रताप जी की बात नहीं है। 500 साल से राम मंदिर बनने के लिए संघर्ष होते रहे, उसका क्या हुआ? क्या कांग्रेस ने कुछ किया? इतने 70 साल देश में अलग अलग समय पे 65 साल उन्होंने सत्ता में रहे, उन्होंने किया क्या? धारा 370 जो संविधान में स्पष्ट रूप से उन सब लोगों ने कहा था पार्लियामेंट में, संसद में, सब जगह कि इसको हम खत्म कर देंगे। कितने साल लगने थे इनको खत्म होने में? इनकी तो मंशा ही नहीं थी। जब खत्म किया गया तब भी ये उसके ऊपर अड़ंगे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये संविधान के ऊपर भी इनका कोई विश्वास नहीं है। तो जो भूले हैं देश में, जो चाहे इतिहास में महापुरुषों ने जिन्होंने अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया उसको इग्नोर करना, उसके बाद फिर ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो देश को के लिए बहुत स्पष्ट रूप से प्रॉब्लमेटिक थे, उन सबको भी इन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया। और 2006 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा? मनमोहन सिंह जी ने रिटर्न में पार्लियामेंट में बजट भाषण के टाइम पे कहा कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। यही है भूले जिनकी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। आप सेक्युलरिज्म का 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड तो डालते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा करते हैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की। ये उसके धर्म के आधार पर आप पूरी तरह से राजनीति करते हैं, यही देश को नुकसान करती है। उन भूलों को प्रधानमंत्री जी और योगी जी खत्म कर रहे हैं। इसी बात को लेकर तहसीन के पास जाऊंगा कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई भूलें करी हैं। लेकिन उससे पहले अभय गुप्ता, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभय, क्या कहेंगे आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है अलीगढ़ में, उसके बारे में? सर नमस्कार। नमस्कार अभय जी। आदरणीय महाराजा जी के बारे में बहुत ही अच्छा और उत्साहजनक मतलब भाषण घोषणा थी, क्योंकि इससे मैं है हमारे माननीय मोदी जी के लिए, क्योंकि चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो या बसपा रही हो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए अभय जी, जल्दी कंप्लीट जी जी। चाहे सर कांग्रेस रही हो, सपा रही हो या बसपा रही हो, इन्होंने सिर्फ अपने घर को भरा है या देश को गड्ढे में डाला है। चाहे वो 70 साल का इतिहास ले लो, ठीक है, या जैसे भी हमारे भाई ने बोला राम मंदिर के बारे में बहुत अच्छी बात बोली। और सर आवाज आ रही है? ठीक है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन शुरुआत होगी तहसीन पूनावाला से, क्योंकि उनसे सवाल होगा क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ फरेब किया। ब्रेक के बाद